देख लिया आप लोगों ने? मैंने शेयर भी कर दिया था आपकी क्लास में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। So today we are going to discuss random variables. देखिए हम लोगों ने अभी तक सैंपल स्पेस डिस्कस हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, फिर सैंपल स्पेस डिस्कस किया था, वहां से हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रैंडम वेरिएबल्स। मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में बताया था कि जो इन लोगों का जन्म होता है, चाहे प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो, चाहे रैंडम वेरिएबल्स या रैंडम प्रोसेसेस हो, इन सब का जो जन्म होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से होता है। कहीं ना कहीं एक रैंडमनेस हर जगह आपको मिलेगी। और रैंडमनेस को कैसे डिफाइन करते हैं मैंने बता दिया था आपको कि all the possible outcomes are known in advance but the exact outcome is not known, and that's what a random experiment is. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो चीज निकल कर आई थी वो हमें निकल कर आया था all the possible outcomes, all the possible outcomes, और all the possible outcomes के सेट को हमने कहा था सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको हमने कैपिटल ओमेगा से डिनोट किया था। और दूसरी चीज जो निकल के आई थी डिजायर्ड आउटकम्स, जिसको हमने इवेंट कहा था। तो यहां पर जो हम बात करेंगे, हम यहां इसकी बात करते हैं ऑल द पॉसिबल आउटकम्स की। ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया और उसके बाद हमने इसका एक सैंपल स्पेस ले लिया, सैंपल स्पेस कैपिटल ओमेगा। तो देखो कैपिटल ओमेगा क्या था, ये जो सैंपल स्पेस क्या था, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। और ये जो डिफरेंट आउटकम्स है, दिस आउटकम्स आर ट्रीटेड एज सिंबल्स। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सेट ऑफ सिंबल्स, कैपिटल ओमेगा और द सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ सिंबल्स। अब देखो सिंबल्स के साथ प्रोबेबिलिटी थ्योरी की जब अब बात आती है तो बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर सिंबल के साथ अपनी एक प्रोबेबिलिटी हमने एसोसिएट कर दिया और उसके अंदर फिर आगे हमने कैलकुलेशंस किए। और सारी बातें अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में करनी है तब तो हमें कोई इश्यू नहीं है, हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपनी, जब हम सिंबल्स की बात करते हैं, सेट ऑफ सिंबल्स ले रहे हैं, सिंबल्स की बात कर रहे हैं, तो सिंबल्स के साथ एक लिमिटेशन है। देखो सिंबल्स आर नॉट नंबर्स, दे मे और मे नॉट बी नंबर्स। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हमें हेड और टेल मिलता है जो नंबर नहीं होते, लेकिन डाइस के को अगर हम फेंकते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 मिलता है जो कि नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर वो नंबर्स होते भी हैं तो भी वो किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं, इवन दो द आउटकम इज अ नंबर, ये किसकी तरह ट्रीट होता है, इट इज ट्रीटेड एज अ सिंबल। अच्छा अब आप पूछेंगे कि ठीक है भाई है सिंबल, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक नंबर की बात करते हैं तो नंबर के साथ जो सबसे बड़ी खूबी ये है, द ब्यूटी विथ अ नंबर इज दैट यू कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इट। तो नंबर अगर है तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है ये पॉसिबल है। लेकिन अगर नंबर नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स के साथ डायरेक्टली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किस तरीके से नंबर की तरफ जाए। तो नंबर की तरफ कैसे जाते हैं, तो देखिए हमारे पास एक एक सैंपल स्पेस है, लेट्स से द एलिमेंट्स आर हेड एंड टेल। हम सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं
हम क्या करेंगे कि इस सैंपल स्पेस की मैपिंग कर देंगे रियल एक्सिस पे। देखो रियल एक्सिस पे क्या मिलता है आपको, रियल एक्सिस पे हमेशा आपको रियल नंबर्स मिलेगा। तो हमने इसकी मैपिंग कर दी। मैपिंग किस तरह की, लेट्स से h को हमने 1 से किया, टेल को हमने 0 से किया। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है इसको हमने x से डिनोट, इसको x से डिनोट कर रहे हैं। तो दिस मैपिंग इज फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल एक्सिस। और ये जो मैपिंग होता है, एंड दिस मैपिंग इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को कैसे डिफाइन कीजिएगा? रैंडम वेरिएबल इज मैपिंग फ्रॉम, इट्स अ मैपिंग फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल एक्सिस। आपसे कोई पूछेगा भाई क्यों मैपिंग करने की जरूरत क्या पड़ गई, तो मैपिंग करने की इससे जरूरत पड़ गई ताकि अब हमें नंबर्स मिल गए जो कि पहले नहीं मिल रहे थे। ठीक है, अब देखो यहां तो हमने किया क्या कि एक सैंपल स्पेस को रियल एक्सिस से जो मैपिंग किया है वो हेड को किया 1 से, टेल को किया 0 से। मान लो x1 कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मैपिंग। इसी मैपिंग को हम कई तरीके से कर सकते हैं। सैंपल स्पेस सेम है हमारे पास, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम है, सैंपल स्पेस सेम है, लेकिन मैपिंग में भी डिफरेंट। हम इसको +5 और टेल को -5 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरी मैपिंग हो गई। अच्छा, इसको एक तीसरी मैपिंग कर देते हैं। तीसरी मैपिंग क्या कर देते हैं कि हम जो है, ये मान लो 0 है, हेड को कर देते हैं मैप विथ ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब r प्लस से कर देते हैं। और टेल की मैपिंग जो करते हैं हम कर देते हैं नेगेटिव नंबर से, r माइनस से। तो दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैपिंग हमारे पास थी, इस फर्स्ट मैपिंग में देखिए तो हमें क्या मिल जाता है, x1 हेड, ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 एंड x1 टेल, नाउ दिस इज इक्वल टू, कहाँ पे है ये 0 है। यहाँ पे इसी तरीके से +5 -5 हो जाएगा। यहाँ पे x1 हेड को जो है हमने किससे मैप किया है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से किया है। टेल को जो किया है किससे मैप किया है, ये ऐसे दिखाते हैं, मैप किया गया, 0 से मैप किया गया है। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से मैप किया गया है, ये नेगेटिव रियल एक्सिस से मैप किया गया है। ठीक है, so there can be infinite number of ways in which a sample space can be mapped to the real axis. ठीक है, इस सेंटेंस को लिख लेते हैं, there can be infinite number of ways in which a sample space can be mapped to real axis. Hence, there can be infinite random variables associated with a sample space. तो एक सैंपल स्पेस के साथ आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट where all the possible outcomes are known in advance but the exact outcome is not known. What is sample space? Set of all possible outcomes of a particular random experiment. And what is a random variable? It is a mapping from sample space to real axis. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि हम रियल एक्सिस पे आ गए तो नंबर्स तो मिल गया। अब इस रैंडम वेरिएबल को हम कैरेक्टराइज किस तरह से करते हैं? तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे थे तो सैंपल स्पेस को जब हम कैरेक्टराइज कर रहे थे, देखिए सैंपल स्पेस को हम किस तरह से कैरेक्टराइज कर रहे थे? सैंपल स्पेस को बाद मतलब सैंपल स्पेस से हमें क्या मिला था? सिंबल्स मिला था, के अंदर सिंबल्स था। और सिंबल्स को हम किस तरह से कैरेक्टराइज करते थे? हम प्रोबेबिलिटी से करते थे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से। लेकिन जब हम रैंडम वेरिएबल आ गए पे आ गए तो रैंडम वेरिएबल से हमको आउटकम में क्या मिल रहा है? हमें
हमें रियल नंबर्स मिल रहा है। नाउ इट बिकम्स ऑकवर्ड। देखिए, हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी से हम यहाँ पर कैरेक्टराइज नहीं करते हैं। इट्स ऑकवर्ड। ये बताएंगे ऑकवर्ड क्यों है ये, क्योंकि आगे हम लोग देखें कि रैंडम वेरिएबल भी दो तरीके से दो तरह के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। अगर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें तो वहां पे टू सम एक्सटेंट हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लगा सकते थे, लेकिन जब हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी बिल्कुल ही फेल कर जाता है। कैसे, वो हम अभी देखेंगे। इट्स ऑकवर्ड टू टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। किसी पर्टिकुलर नंबर से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के टर्म से बात करना है तो ऑकवर्ड हो जाता है। क्यों होगा आगे देखेंगे। rather a random variable is characterized by its cumulative distribution function CDF। तो CDF का मतलब क्या होता है? इट मींस cumulative distribution function। अच्छा देखो, इसका एक दूसरा नाम भी है, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभी कैपिटल P कैपिटल D कैपिटल F लिख देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, स्मॉल p स्मॉल d स्मॉल f लिखा जाए तो उसका मतलब कुछ और होता है, कैपिटल से कुछ और मतलब होता है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहिए या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहिए। एक और टर्म होता है स्मॉल p स्मॉल d स्मॉल, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। दैट इज अ डिफरेंट पैरामीटर, दैट्स अ डिफरेंट वे टू कैरेक्टराइज अ रैंडम वैल्यू। ठीक है, तो CDF को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल F डिनोट्स CDF। अब ये जो है, आप इसको CDF कहिए PDF कहिए, बात एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल X। तो कैपिटल X डिनोट द रैंडम वेरिएबल। अगर x1 x2 x3 है तो यहाँ पे x1 x2 x3 लिखेंगे। अभी चूंकि हम एक ही रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं तो सिर्फ x लिख रहे हैं। अगर y होता, कोई रैंडम वेरिएबल का नाम हम y रखते हैं तो यहाँ y लिख देते हैं। और तरीका ये है कि जो रैंडम वेरिएबल हमेशा हम लोग कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं, अगर ग्रीक में भी लेते हैं तो कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं, और अंदर एक जो डमी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो इसी कैपिटल का स्मॉल हो जाएगा। तो कैपिटल एक्स अगर रैंडम वेरिएबल है तो जो डमी वेरिएबल है दैट विल बी स्मॉल एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी that is this x, this random variable is less than or smaller than small x। तो यहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल को जो डिफाइन कर रहे हैं, ये नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि इस नंबर, ये जो हमने नंबर लिया है, ये इस नंबर माइनस इंफिनिटी से लेके इस नंबर तक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब ये रियल एक्सिस है, ठीक है, तो रियल एक्सिस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो मान लिया जाए कि हम fx से 5 लेते हैं, सपोज करो, तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल जो है 5 से छोटा या 5 के बराबर है। तो यहां तक की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, नाउ दैट इज कॉल्ड इट्स क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो हम जो पहला एग्जांपल लिए थे हम उसी के लिए एक बार CDF निकालते हैं। ठीक है, हमने जो पहला एग्जांपल लिया था वो कुछ इस तरह से लिया था कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, हेड और टेल, और हमने हेड की मैपिंग, चलो लेट्स से ऐसा कर लेते हैं कि हेड की मैपिंग कर लेते हैं हम लोग +5, मेरे ख्याल से दूसरा एग्जांपल हमने लिया था, और टेल की मैपिंग कर लेते हैं हम लोग -5 से। ठीक है, और हमें इस रैंडम वेरिएबल के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, ड्रॉ
fx for the above random variable। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक है, तो देखिए इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि हम पहले रेंज ले लेते हैं। देखो जब हेड की बात हम कर रहे हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। ये हमें मालूम है, ये हमें उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से मालूम है। ठीक है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन से हमें ये दोनों मिला है और अनबायस्ड कॉइन है अगर है तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी थी वो हाफ हाफ थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हेड है तभी तो +5 मिल रहा है। हेड की मैपिंग हमने +5 की है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्लस हाफ। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे हम अभी तो कहा कि नंबर को प्रोबेबिलिटी के टर्म से बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे फिर वापस हम जो है नंबर को जो है की प्रोबेबिलिटी जो है असाइन कर रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर क्या किया है हमने हेड को एक नंबर से मैप किया है, टेल को एक नंबर से मैप किया है। ये भी हो सकता था कि हेड को हम एक से ज्यादा नंबर से मैप करते, टेल को हम एक से ज्यादा नंबर, जैसे कहते हैं ये 1 to 100 कुछ होगा। अगर हेड है तो 0 से +5 के बीच में कोई नंबर होगा, और अगर टेल है तो 0 से -5 के बीच में कोई नंबर होगा। हम इस तरह से भी मैप कर सकते थे। तो मतलब ये है कि देखो यहाँ पर जो हमने मैपिंग की है, जो रैंडम वेरिएबल लिया है, वो हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया है इस सिंबल के लिए। अगर इस तरह की मैपिंग होती जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर, ठीक है, इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है, हम इस नंबर की पर्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रैंडम वेरिएबल एज अ होल देखें तो उसके अंदर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी आएगा और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी आएगा। तो एज अ होल अगर हम बात करें तो हम नहीं बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म से, क्योंकि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को आप प्रोबेबिलिटी के टर्म से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से देखेंगे तो चले हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। हेड को +5 से किया, टेल को -5 से किया, तो यहाँ भी जो सॉरी ये तो प्लस तो रहेगा ही, ये तो +5 यहाँ है, -5 से किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये 0 से 1 के बीच में ही होगा हमेशा। तो अब इसका हम एफएक्सएस कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? तो देखो हम 3 रेंजेस बांध देते हैं। पहला रेंज ये है कि x इज लेस देन -5। दूसरा रेंज ये है कि x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5, और तीसरा रेंज ये है कि x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू अगर हम 5 से छोटी ले रहे हैं तो एक चीज याद रखिए कि अगर चाहे हेड आए चाहे टेल आए, आपको -5 से छोटा कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस रेंज के लिए हम कह सकते हैं, पहला केस जो हमने लिया कि f(x) नाउ दिस इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन -5 से छोटा होगा तो फिर f(x) 0 होगा, क्योंकि इसके पहले ये आ ही नहीं सकता है। मतलब ये कि हम तो बात कर रहे हैं कि ये जो पहला केस है, हम बात कर रहे हैं f(x) की, तो f(x) का मतलब क्या है कि f(x) का मतलब हो जाता है प्रोबेबिलिटी दैट x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x। तो अगर ये -5 से पहले का कोई भी नंबर ले ले, -6, -7, -8, तो ऑब्वियस सी बात है चाहे हेड है चाहे टेल है, -5 से छोटा नंबर कभी कोई आ ही नहीं सकता है, तो दिस विल बी 0। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं कि जब वो -5 और 5 के बीच में हम कोई नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो f(x) होगा, तो देखो -5 और 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो f(x) को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट x इज स्मॉलर देन इक्वल टू x। तो अब मान लो कोई नंबर जैसे 0 ले लेते हैं, तो 0 से या 0 से छोटा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? भाई 0 से छोटा एक नंबर मिल सकता है आपको -5। वो कब मिल सकता है कि जबकि रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो टेल है और उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ है, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो -5 और +5 के बीच का अगर कोई नंबर आप ले रहे हैं तो उस केस में जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा दैट इट्स वैल्यू विल बी हाफ। और थर्ड केस लेते हैं f(x)।
की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आपने x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी कह सकते हैं और यहाँ पे भी इक्वालिटी साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपने मान लिया 10 ले लिया, तो 10 से भाई देखिए अब आप चाहे हेड आए चाहे टेल आए, ठीक है, नंबर जो भी होगा 10 से छोटा ही होगा, चाहे -5 मिले चाहे +5 मिले, तो दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स एक्स को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होगा ये? तो देखिए -5 तक तो ये 0 हो गया, ठीक है, और -5 से +5 तक दिस विल बी हाफ, 0.5, और +5 के बाद क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1, और इंफिनिटी तक 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहां से हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सीडीएफ। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफ एक्स माइनस इंफिनिटी, दिस विल बी ऑलवेज 0। माइनस इंफिनिटी क्या होता है, दिस इज अ नंबर व्हिच इज स्मॉलर देन एनी रियल नंबर। तो ऑब्वियसली बात है माइनस इंफिनिटी से छोटा में तो कोई वैल्यू मिलने नहीं जा रहा है, हम मैपिंग जो भी कर रहे हैं रियल एक्सिस पे कर रहे हैं, एंड दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड दैट मस्ट बी स्मॉलर देन प्लस इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाता है। इसी तरह से एफ एक्स प्लस इंफिनिटी की बात कीजिएगा तो दिस विल बी 1, क्योंकि हम किसी भी नंबर पे हम मैप कर रहे हैं दैट मस्ट बी स्मॉलर देन इंफिनिटी। दूसरी बात यह है कि एफ एक्स एक्स जो होता है दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तीसरी बात क्या है, इट इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कभी घटता नहीं है, या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ये घटता नहीं है। चौथी चीज क्या है कि देखो यहां पर हमने जो रैंडम वेरिएबल लिया वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, मैपिंग हमने सिंगल सिंगल नंबर्स पे कर रखा है, लेकिन जो इसका सीडीएफ है दैट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, इट इज ऑलवेज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज, अगर आप इसको दूसरी प्रॉपर्टी में लिख दे तो 5 प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और चीज है कि अगर हमें निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, आप चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सपोज कीजिए देखो हमने एफ एक्स एक्स को कैसे किया, समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो काफी स्लो बता रहे हैं, धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ रिस्पॉन्ड करो तो, पता नहीं लिंक तो नहीं चला गया। यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो देखो हमने एफ एक्स को इस तरह से डिफाइन किया था। अब सपोज कीजिए कि हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि x जो है ये कोई दो नंबर के बीच x1 और x2 के बीच में हमें लेना है। ठीक है, x1 से और x2 के बीच मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको कैसे लिखिएगा आप? ठीक है, अब जैसे हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, हाँ जैसे ये रियल एक्सिस है, ठीक है, ये x ले लिया और हमने दो नंबर्स ले लिए, मान लो ये x1 है ये x2 है, इन दोनों के बीच में हमें कोई नंबर मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही पार्ट क्वेश्चन है। इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे कि देखिए आप ये देखिए x2 तक कोई नंबर मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कि x इज स्मॉलर देन इक्वल टू x2 माइनस x1 तक नंबर मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज स्मॉलर देन इक्वल टू x1। लिख सकते हैं कि नहीं इस तरह से? सो दिस इज सिंपली इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स एक्स टू माइनस एफ एक्स एक्स वन। ठीक है, अब देखिए अब हम पुराने एग्जांपल में चलते हैं जहां हमने ड्रॉ कर रखा था। अब इसी में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
that what is the probability of occurrence of a number lying between -10 and 0. सपोज करो ये आ रहा है कि -10 और 0 के बीच में नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कैसे निकालिएगा? तो आप देखिए 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 पे अब आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली कि दिस इज इक्वल टू fx at 0 minus fx at -10. लिख सकते हैं ना? सही क्या हो जाएगा? यस सर, कितना हो जाएगा? 1/2। हाँ गुड। यहाँ पे कितना है? 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, देखो यहाँ पे 0.5 आ रहा है और -10 पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0.5 minus 0 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अगर इसी तरीके से अच्छा रुको इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं सेम सेम सीडीएफ को। -5 5 तो इधर 0 था, फिर ये 0.5 हुआ, फिर यहाँ से 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता कि बताओ भाई कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि x की वैल्यू जो है वो लेट्स से 0 और 10 के बीच में कोई नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो सिंपली fx 10 माइनस f, हाँ बोलो। 1/2। 1/2 गुड। कैसे हो जाएगा? 1 माइनस 0.5 दैट्स इक्वल टू 0.5। अच्छा अगर ये पूछा जाता कि भाई -10 और 10 के बीच में कोई नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10 पे क्या आ रही है? 1 है। ठीक है, fx 10 कितना आ रहा है? 1 है। माइनस 10 पे कितना है? 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई? चलो अब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ कि x इज इक्वल टू 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर आपसे इस सीडीएफ को दे दिया जाए, सीडीएफ दे दिया जाए और इसका माइनस तो हो क्वेश्चन जाएगा। गेट में आया हुआ है, हम लोग अभी इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगर f सीडीएफ x और s माइनस हो जाएगा। क्या, एक मिनट रुको, तुम्हारी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे स्पीकर से, ये हेडफोन से आवाज बढ़ाने दो। हाँ बोलो, अब फिर से बोलो। f x ऑफ x माइनस हो जाएगा। एफ एक्स ऑफ x एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस। माइनस यस सर। ये यस थोड़ा सा सर। गलती कर रहे हो। देखो अगर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, चलो x इज इक्वल टू 0 ने, हम एक जनरल कैसे प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x नॉट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाता है एफ एक्स एक्स नॉट प्लस माइनस एफ एक्स यस एक्स नॉट माइनस। समझ में आ गया? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? एफ एक्स 0 प्लस माइनस एफ एक्स 0 माइनस। तो अब देखो 0 प्लस पे क्या मिल रहा है आपको? 0 प्लस पे भी 0.5 है, 0 माइनस पे भी 0.5 है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। सही है ना? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मान लिया आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5, क्या लिखते हैं? fx से 5 प्लस माइनस fx 5 माइनस 5 प्लस पे वैल्यू क्या आ रही है? 1। देखो ये प्लस और माइनस का क्या मतलब है? ये लिमिटिंग केस बता रहा है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट इन द लिमिटिंग केस, ये क्या है? ये राइट हैंड लिमिट है। प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट और माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट से आप 5 पे पहुंच रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है? 1 आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड से 5 पे पहुंचे तो वैल्यू क्या आ रही है? 0.5 आ रही है। दिस इज इक्वल टू 0.5। तो देखो यहाँ पे चूंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपने निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
इस तरह क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। आप लोग 2-3 मिनट टाइम लें और इसको सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं। द CDF ऑफ a random variable is given below। ठीक है, फाइंड। तो पहले हम CDF ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। -2, -1, 0, 1, 2, then 3। तो -2 से 1 तक। अब देखो ये -2 से 1 तक ये के ये नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब भी होगा तो जो चेंज होता है वह एब्रप्ट चेंज होता है। ये एब्रप्ट चेंज था -5 पे। आपको एक स्टेयरकेस टाइप का आपका जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, एक स्टेयरकेस तरह का होगा, स्टेयरकेस फंक्शन होगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, शायद नोट कर लीजिए, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी लाइक अ स्टेयरकेस। ठीक है, फ्लैट होगा, ऊपर चढ़ा फिर फ्लैट, फिर ऊपर चढ़ा फिर फ्लैट, ये इस तरह से होगा। लेकिन अगर इस तरह का मिले तो इसका मतलब है कि ये एक जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज नॉट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहां तक आपको आ गए। ये 0.25 है, ये दिया हुआ है, दिस इज 0.25, दैट इज 1/4। उसके बाद यहां से आप 1 पे डायरेक्ट ऊपर गए, 0.55। ठीक है, उसके बाद 3 तक ऐसे गए, उसके बाद ये 1 हो जाएगा। दिस इज 1, ये स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली। ठीक है, तो फाइंड नंबर 1। आप कह लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। नंबर 4 प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है। ठीक है, 5 प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में है। ठीक है, और 6 प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। नाउ सॉल्व दिस। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसे सॉल्व कीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर सॉल्विंग दिस।
किसी ने सॉल्व किया? पहले का आंसर बताइए। 0.25 0.3 पहले का आंसर क्या है? देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। काट दो। fx 1 प्लस माइनस fx 1 माइनस, सही है। 1 प्लस का ये तो कितना है? 0.55 माइनस 0.25, तो दिस इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, कितने लोगों का सही आया? कौन कह रहा था? 0.25 यस सर सही है। सही है ना? यस सर। 1 प्लस, इधर से अप्रोच कीजिए 1 को, इधर से अप्रोच कीजिएगा, यू विल गेट 0.25 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो है 0.55। आगे बढ़िए। x इज इक्वल टू 2, सेम इज 0.45 और कोई? सर 0। गुड, जिसने 0 का और यस सर 0 यही वजह है। अब देखो, यही वजह है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म से बात नहीं करते, क्योंकि देखो सर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो दिस विल बी सिंपली 0। ये वैल्यू कितनी होगी आप निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकाल के। x इज इक्वल टू 3 पे बात कीजिए। 0.45 देखो 3 को अगर राइट हैंड से जाइए तो 1 है, लेफ्ट साइड हैंड से लिमिट ले तो भी 1 ही है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 3 पे? अप्रोच करेगा 1%। 1 ही होगा ना ये। यस सर। एक फंक्शन Yes, से sir. जा रहा है, तो यहाँ से जब ये लिमिट लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, देखो ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी है, आप लिमिट तो लगा ही सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एब्रप्ट चेंज है, यहाँ पे कह सकते हैं डिसकंटिन्यूटी है। इधर से आ रहे थे 0.25 तो रुके गए, फिर 1 पे अचानक से 0.55 से शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ पे बताइए 1 और 3 के बीच में क्या होगा? fx 3 माइनस fx 1। 3 पे कितना है? 1 है। 1 पे कितना है? 1 पे कितना है बोलो? 0.55 या 0.25? 0.25 0.55 होगा। हम ये लेंगे वैल्यू, 1 पे 0.55 है, ये कितना हो जाएगा? 0.45। ठीक है ना? यस सर। यहाँ पे बताइए, ये हो जाएगा fx 2 माइनस fx माइनस 1। fx2 कितना? देखो ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ये वैल्यू कितनी होगी? यहाँ जो वैल्यू और यहाँ जो वैल्यू, दोनों के बीच की वैल्यू होगी। सर हाँ सर क्वेश्चन नंबर 4 में से प्रोबेबिलिटी 8 से जो है से 1 से बड़ा 1 को इक्वल नहीं ना है सर, तो 1 माइनस हो जाएगा ना। नहीं नहीं, 1 से बड़ा है तो 1 प्लस होगा ना। 3 से लेके आप 1 से बड़ा तक ले रहे हैं। अच्छा 1 के इक्वल भी होता तो भी हम यही लेते 0.55। तो 1 पे इक्वल है तब से ये कंफ्यूजन है सर, इक्वल नहीं है तो। अच्छा नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? अच्छा बताओ, इक्वल नहीं है तो 1 प्लस होना चाहिए ये। अगर इक्वल नहीं है तो 1 प्लस होना चाहिए ना ये। अच्छा 1 माइनस कौन से केस में आएगा फिर? 1 माइनस, अच्छा रुको अभी छोड़ो, आज तुम सिर्फ इतना बताओ, इक्वालिटी नहीं है, x इज ग्रेटर देन 1 है, यस ठीक है सर, ना? तो प्लस होगा। तो 1 प्लस हो जाएगा ये। तो Yes, 1 प्लस पे लिखे तो वैल्यू कितनी है? 0.55 है कि 0.25 है? 0.55 है सर। ठीक है, अब मुझे 1 माइनस का कहीं केस नहीं आएगा। यहाँ पे जो 1 माइनस हमने इसलिए लिया था क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 पे लिया जा रहा है, समझ रहे हो? यस तो यस। एग्जैक्टली 1 x इज इक्वल टू 1 पे लिया जा रहा है, तो fx 1 प्लस माइनस fx 1 माइनस, हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, जैसे 2 में लिया तो 2 प्लस माइनस 2 माइनस। ठीक है ना? अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर पे निकालना है तब उस केस में हम इस तरह से करते हैं। अच्छा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? क्या, कहाँ पे थे हम लोग? अच्छा ये था ना -1 से 2 पे, तो -1 पे भी वैल्यू हमें नहीं मालूम है और हमें 2 पे भी वैल्यू नहीं, तो हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना।
देखो 2 पे जो वैल्यू होगी 0.55 और 1 के बीच की वैल्यू होगी, दोनों के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एवरेज निकाल लीजिए। 1 + 0.55 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाता है, 1.55 डिवाइड बाई 2 कितना होगा बताओ। 0.775 0.775। चलो हम एज्यूम कर रहे हैं आप सही बता रहे हैं, ठीक है 0.775 है, यस सर 0.7 ठीक है। तो fx2 हो गया अब 0.775, व्हाट विल बी fx - 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 0.125। 0.25 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ए यस सर ठीक है ना, 0.25 डिवाइड डिवाइडेड बाय बाय 0.25 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड जो बाय 2 3 होगा ना भाई, ये 3 0 है होगा, 3 2 होगा। है, यस यस ये 3 पहला होगा। स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है ना। यस अब जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आप लोग निकाल लीजिए, हो जाएगा 0.833, 0.775 माइनस 0.083 हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू है आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है, कैलकुलेट हम नहीं कर रहे, सही है, हो जाएगा आप लोग का कैलकुलेशन, ये कितना हो यस जाएगा 0.775 माइनस 0.083। अब जो भी वैल्यू है x लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये है दिस इज सिंपली fx0, ये ना पूछ रहा है, हाँ या ना। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन sir. फंक्शन को हम डिफाइन ही इस तरह से करते हैं, ये सीधा सीधी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो fx0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, Yes, sir. कितनी हो जाएगा 2/3 इंटू 0.25, भाई ये 2.25 डिवाइड बाई 3, 2 इंटू 0.25 डिवाइड बाई Yes, sir. 2.25, अब जो भी वैल्यू हो जाए 0.5 डिवाइड बाई 3 जो वैल्यू आ जाए, देख सकते हैं हम लोग। तुम्हारा ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, इस तरह का क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हम लोग सीडीएफ से आगे बढ़े। देखिए एक तरीका हमने देखा कि हमने किस तरीके से कैरेक्टराइज किया किसी भी रैंडम वेरिएबल को, इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सीडीएफ। तो देखो जब हम सीडीएफ की बात करते हैं तो सीडीएफ से रैंडम वेरिएबल का कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन हो जाता है, मतलब इसके बारे में सर से पांव तक हर चीज हमें मालूम हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में हम देखते क्या है कि जो हमें रैंडम वेरिएबल्स मिलते हैं उनके कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन की हमें जरूरत ही नहीं होती है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें सर्टेन स्टैटिस्टिकल एवरेजेस चाहिए होते हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन से स्टैटिस्टिकल एवरेजेस होते हैं। सीडीएफ क्या दे रहा है, कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन। हमें चाहिए क्या प्रैक्टिकली, हमें चाहिए क्या, सर्टेन स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो हमारा ज्यादातर काम इसी से हो जाता है। देखिए आप लोग नॉइज के क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ते हैं या कहीं देखते हैं, तो नॉइज क्या है, नॉइज इज आल्सो रैंडम सिग्नल। तो उसमें कभी पूछा जाता है कि भाई नॉइज का जो है एग्जैक्ट सीडीएफ क्या है बताइए, फाइंड द सीडीएफ ऑफ नॉइज। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि भाई नॉइज का एवरेज पावर क्या है, मीन क्या है। तो ये जो मीन है, एवरेज पावर, ये सारे क्या पता है, ये क्या शो करता है, ये आपका स्टैटिस्टिकल एवरेजेस है। तो वे भी सारे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस होते हैं जिसको हम डिफरेंट ऑपरेटर्स लगाकर हम निकालते हैं, लेकिन वो सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे 2 3 4 इंपॉर्टेंट है। तो जो भी 2 3 4 या 5 6 जो भी इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमें कंप्लीट सीडीएफ की जरूरत नहीं होती है और हम सीडीएफ के पीछे भागते भी नहीं है। अब ये जो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस निकलते हैं, ये स्टैटिस्टिकल एवरेजेस जो है सीडीएफ से डायरेक्टली नहीं निकलते हैं, ठीक है, ये डिराइव्ड फ्रॉम जो है सीडीएफ है, ये सीडीएफ से डिराइव होते हैं। ऑब्वियसली बात है कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन से ही आप स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालेंगे, लेकिन ये जो हम सीडीएफ से निकालते हैं, सीडीएफ से डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, बल्कि ऐसे लीजिए दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ। ये सीडीएफ के इस डेरिवेटिव से निकलता है, यानी कि डी एफ एक्स एक्स बाई डी एक्स है, यहां से हम डायरेक्टली निकालते हैं। तो जब हम इस पैरामीटर से डायरेक्टली हम स्टैटिस्टिकल एवरेजेस निकालते हैं, तो क्यों ना इस पैरामीटर को अलग से ही हम डिफाइन कर लें।
ठीक है, इस पैरामीटर को हम कहते हैं एफ एक्स, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं एफ एक्स एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। दिस इज कॉल्ड पीडीएफ, स्मॉल पी स्मॉल डी स्मॉल एफ। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सर्टेन स्टैटिस्टिकल एवरेजेस देखेंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से ही चूंकि सारे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस निकल जाते हैं, इसलिए इन जनरल अगर हमें किसी रैंडम वेरिएबल का कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन चाहिए तो हम अब सीडीएफ के टर्म से बात भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पीडीएफ के टर्म से बात करेंगे। ठीक है, अगर हमें सीडीएफ निकालना होगा तो भाई सीडीएफ को डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट किया तो पीडीएफ मिला, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे तो सीडीएफ मिल जाएगा। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि इफ यू विल डिफरेंशिएट द सीडीएफ यू विल गेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि द सीडीएफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इंटीग्रेट कैसे करते हैं? माइनस इनफिनिटी टू एक्स एफ एक्स। अब यहाँ पे डमी वेरिएबल को चेंज, ये तो सिंपल रूल है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को, रनिंग इंटीग्रल लेते हैं तो यहाँ पे डमी वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन दिस xi will go off and this the variable will be x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज जो है, अब ये एफ एक्स एक्स जो है ये हमारा था एक कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो। आगे हम लोग देखेंगे ये डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो पीडीएफ होता है वो डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो इसी तरह से डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पीडीएफ जो है कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन होता है? जिसका पीडीएफ जो है ये डिस्क्रीट हो और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कौन होता है? जिसका जो पीडीएफ होता है वो कंटिन्यूअस हो। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ वेटेड इंपल्स फंक्शन या डेल्टा फंक्शन। यहाँ पे डिस्क्रीट का जो मतलब है वो भी लोड आगे हम लोग देखेंगे। अभी ये डिस्क्रीट का मतलब क्या है? सम ऑफ वेटेड डेल्टा फंक्शंस। आगे देखेंगे हम लोग, जो एग्जांपल लिया था हेड टेल वाला उसी का देखेंगे। ठीक है, अब अच्छा इसके बाद क्या है कि नंबर 4 कि देखिए ये जो फंक्शन होता है सीडीएफ ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो किसी भी नॉन डिक्रीजिंग जो फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो जो पीडीएफ होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ये जो है कहां से जाता है, जो सीडीएफ है ये माइनस इंफिनिटी से सॉरी ये 0 से लेकर के +1 तक जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप इस सीडीएफ को इस पीडीएफ को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या कर रहा है सिंपली ये कि आप एफ एक्स इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 तो आप एक्स को स्मॉल एक्स को इंफिनिटी कर दीजिए तो ऑब्वियसली एफ एक्स द सीडीएफ फॉर एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। तो ये जो है इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा। अच्छा, ये जो इंटीग्रल हम निकालते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी किसी भी फंक्शन का, तो ये इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, ये आप लोग जानते होंगे। तो एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व जो होता है इज ऑलवेज यूनिटी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से 5 हो गया था ना, वो 6 लेते हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना था कि x की वैल्यू जो है, चलो इसका ई हटा देते हैं,
x1 और x2 के बीच में है। तो हमने कैसे लिखा था fx x2 माइनस fx x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू x2 fx zeta d zeta माइनस माइनस इन्फिनिटी टू x1 fx। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 टू x2 fx zeta d zeta। ठीक है, तो these are the properties of probability density function। अब यहां पर देखो हम लोग जो है एक क्वेश्चन करते हैं। जो पुराना जो CDF था हमारे, फाइंड PDF या ड्रॉ PDF फॉर द गिवन CDF, जो वो टॉसिंग ऑफ द कॉइन का जो हमने एक CDF लिया था, उस CDF के कॉरस्पॉन्डिंग हम PDF ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये CDF हमारा इस तरह से दिया था, ये -5 से 5 तक 0.5 एंड देन 1, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये हमें मालूम है, ये दिया हुआ है। Now how can you draw the PDF, the probability density function for this given CDF? ये कैसे ड्रॉ कीजिएगा आप? देखिए इसे ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। सर डिफरेंशिएट कर ऑब्वियसली देंगे। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये जो कांस्टेंट होगा तो वहां तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जहां कांस्टेंट है वहां 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, जहां एब्रप्ट चेंज है वहां पे एक इंपल्स फंक्शन मिलेगा। ये आप लोग मैथमेटिक्स में किए होंगे, सिग्नल्स में भी। ठीक है, स्टेप फंक्शन, ये स्टेप फंक्शन है ना, ये एक स्टेप फंक्शन है। Yes, स्टेप sir. फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, डेल्टा फंक्शन मिलता है। ठीक Yes, है, sir. ये डेल्टा फंक्शन मिलेगा और इसका वेट कितना होगा, 0.5 होगा, क्योंकि ये 0 से 0.5 जा रहा है। ठीक है, फिर ये देखो फ्लैट है तो फिर 0 हो जाएगा। 5 पे फिर हमको एक यहाँ पे चूंकि एक स्टेप मिल रहा है, हमें एक स्टेप मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें एक डेल्टा फंक्शन मिलेगा एंड अगेन इट्स वेट विल बी 0.5। 0.5. ठीक है, तो देखो यहाँ पर fx को क्या आप मैथमेटिकली लिख सकते थे? आप मैथमेटिकली लिखते तो कैसे लिखते बोलिए? आप ऐसे लिखते 0.5 u बोलिए x प्लस 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे आके फिर ऐड हो रहा है u x माइनस 5 मल्टीप्लाइड विथ 0.5। समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने? ये सब सिग्नल्स का पार्ट है। Yes, देखो, sir. ये यहाँ तक सर, तो है, ये स्टेप फंक्शन है, ये shifted क्या सर 2u ऑफ h माइनस 5 होगा ना, वहां पे मैग्नीट्यूड 1 पर आया ना सर। नहीं देखो कैसे कर लो, ये यहाँ पे देखो पहले तो लिखे हम चलो इसको 1/2 कर देते हैं। 1/2 ux प्लस 5। आप लोग असल में डेसिमल में देखने की आदत नहीं है आप लोगों को। 1/2 ux प्लस 5 ये मिल गया हमें। इसमें प्लस कितना हो रहा है, ये ऐड कितना हो रहा है, हाफ ही ना ऐड हो रहा है, यस तो प्लस हाफ u x माइनस 5। देखिए इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट सिग्नल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाफ ए यू एक्स प्लस 5 प्लस हाफ यू एक्स माइनस 5। इसको फिर एक्सप्लेन करें क्या, ये समझ में आ गया ये कैसे लिखा है? सॉरी, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखे? आ गया। आगे सर. आगे ना, नहीं अगर समझ में आया तो एक और तरीका, आप दोनों को इंडिविजुअली प्लॉट कीजिए। आप ये 0.5 है, ये -5 है, तो दिस इज हाफ यू एक्स प्लस 5। ठीक है, और फिर आप ये 5 है और ये 0.5 है, तो दिस इज हाफ यू एक्स माइनस 5। आप दोनों को सम कीजिए, तो यहाँ तक से तो 0 रह गया, यहाँ पे ये 0.5 और ये 0 है तो ऐड होके 0.5 ही रह गया, और यहाँ पे 0.5 और ये 0.5 है तो ऐड होके कितना हो गया, 1 हो गया।
ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 0.5 डेल्टा x प्लस 5 प्लस 0.5 डेल्टा x माइनस 5। सही है। अब ऐसे भी इम्पल्स फंक्शन को सॉरी आप स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको इम्पल्स फंक्शन ही मिलेगा। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या मिल रहा है, हमें वेटेड शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में ये पीडीएफ मिल रहा है। और इस तरह का पीडीएफ मिलने का मतलब है कि दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसी को तो डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट में क्या होता है, हमें जो चीजें मिलती हैं वो इम्पल्स फंक्शन के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ कॉमनली यूज्ड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स देखते हैं। ठीक है, तो कॉमनली यूज्ड रैंडम वेरिएबल्स, ये कंटिन्यूअस की बात हम कर रहे हैं। देखिए कुछ रैंडम वेरिएबल्स हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें एक सबसे पहला रैंडम वेरिएबल जो है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। अब सबकी अपनी सिग्निफिकेंस है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। और आप याद रखिएगा कि इस रैंडम वेरिएबल को हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, तो देखिए जब हम लोग क्वांटाइजेशन नॉइज की बात करेंगे तो वहां पर भी हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग इनफैक्ट किसी भी नॉइज को आप पढ़िएगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल की बात कीजिएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब होता है, इसको समझिए कि जैसे आप एग्जाम देते हैं, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को मिला है, तो अब वहां पर क्या होता है कि आप कई केसेस हो सकते हैं। जैसे पहला केस ये है कि आपको 4 चॉइसेस दिए हुए हैं, आपको चॉइस नहीं भी दिया जाता तो आपको आंसर मालूम था, तो फिर आप चॉइस देखिएगा जो आंसर आपको मालूम उसको टिक कर दीजिएगा। तो उस केस में क्या है कि कहीं कोई रैंडमनेस नहीं है, आप श्योर हैं कि ए ऑप्शन ही सही है। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको जो 4 चॉइस दिए हुए हैं, आपको कुछ अप्रायरी इंफॉर्मेशन है, कुछ पहले से थोड़ी सी नॉलेज है, उस टॉपिक को आप पढ़े हैं लेकिन ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ी सी नॉलेज है। उस नॉलेज के बिहाफ पे आप ये तो कह सकते हैं कि आंसर जो होगा हमारा ए और बी में ही होगा, सी और डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका रैंडमनेस तो आ गया, लेकिन ये रैंडमनेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि जो सी और डी है उसके लिए आप उतने रैंडम नहीं है, मतलब नहीं, मतलब सी और डी नहीं, बल्कि ओवरऑल चारों के लिए ही आप रैंडम नहीं। आपको पता है कि ए और बी में रैंडमनेस कम है आपके अंदर, कि आप ए और बी के लिए ज्यादा झुकाव इंक्लिनेशन है और सी और डी के लिए कम है, तो दोनों के लिए आप क्लियर हैं। लेकिन आपको एग्जैक्ट फिर भी नहीं मालूम है कि ए होगा कि बी होगा। अब तीसरा केस ये होता है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया जो टॉपिक आपने कभी सुना ही नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो क्या होगा कि चारों ऑप्शंस होंगे आपको एक जैसे नजर आएंगे, आपको कोई पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो को जब हम किसी रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई द रैंडमनेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस, हाँ या नहीं? तो ऐसे ही केसेस में जहां पर हमें कुछ भी नहीं पता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वहां जो रैंडमनेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे आपको हम एग्जांपल दें कि अगर मान लिया जाए कि हम जो है इस तरह से एक सर्कुलर प्लेट लेते हैं और इसमें हम 0 से लेकर के ऐसे 90, 180 और ऐसे करके हम 270 और इस तरह से मार्क्स कर लगा लेते हैं, और हम एक कांटा बनाते हैं, पॉइंटर बनाते हैं, इसको घुमा देते हैं। अब घुमाने के बाद क्या होगा, वो कई राउंड घूमने के बाद कहीं ना कहीं आके रुकेगा।
अब देखो हमें इतना पता है कि जो पॉइंट करेगा ये 0 to 2 पाई के बीच में ही पॉइंट करेगा, ये हम जानते हैं। तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम नहीं मालूम है कि 0 से 2 पाई के बीच में कौन से एंगल को ये शो करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, और हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है, हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि ये कौन सा केस शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो रैंडमनेस है 0 से 2 पाई के बीच में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसका हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे x, सॉरी ये 0 से 2 पाई के बीच में ये कांस्टेंट है। वैल्यू कितनी हमें उससे बहस नहीं अभी, आगे हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि 0 से 2 पाई के बीच में ये जो वैल्यू है ना, दिस इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ गई बात? तो अब सवाल ये उठता है कि इस पीडीएफ की वैल्यू क्या होगी 0 से 2 पाई के बीच में। तो बहुत आसान है, व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी यूनिटी, 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 0 to 2 पाई, मान लो देखो ये वैल्यू कुछ कांस्टेंट के है, हमें मालूम है के है, तो k dx, now this must be equal to 1, this implies k must be equal to 1 upon 2 pi। आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू 1 upon 2 pi। तो इस तरह से हम रैंडम वेरिएबल को कहेंगे दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बिटवीन 0 एंड 2 pi। तो ये हमने एक स्पेशल केस ले लिया। अब हम एक जनरल केस लेते हैं। जनरल केस ये है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल का कि हमें नहीं मालूम है कि कहां से कहां तक है। हम कोई दो नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, चलो ये भी नहीं दिखाते हैं ओरिजिन, हम सिर्फ कोई दो नंबर्स ले लेते हैं, ए और बी। हो सकता है ए निगेटिव और पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है। तो और ये इनके बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट दिस इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और ये जो एफ एक्स एक्स है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 upon b minus a for x lying between a and b and 0 elsewhere। ठीक है, अच्छा इसी तरह से यहां पे हम क्या लिखते हैं, हम एफ एक्स एक्स दिस इज इक्वल टू 1 upon 2 pi for x lying between 0 and 2 pi। देखिए आप देखिएगा बुक में तो कई बार 2 pi पे इक्वालिटी होता है, 0 पे नहीं होता है, 0 पे होता है, 2 pi पे नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि 0 एंड 2 pi आर इक्वल, घूम करके वापस जो आ रहा है 2 pi पे, अगेन दैट इज 0 एंड दिस इज 0 एल्सवेयर। तो ये समझ में आया आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे जो है बराबर देखेंगे। दूसरा एक रैंडम वेरिएबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं गॉसियन रैंडम वेरिएबल। बल्कि ऐसा करते हैं कि गॉसियन रैंडम वेरिएबल को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब मीन और वेरिएंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि गॉसियन रैंडम वेरिएबल उसमें मीन और वेरिएंस के टर्म्स में ही डिफाइन होता है। ठीक है, वैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए गॉसियन रैंडम वेरिएबल, रेलिक रैंडम वेरिएबल, एक ट्रायंगुलर शेप भी होता है एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ ये रैंडम वेरिएबल्स हैं जो कि काफी फेमस हैं। इसमें क्या खास बात है इन रैंडम, क्योंकि हम इन रैंडम वेरिएबल्स को एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये रैंडम वेरिएबल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली भी बहुत सारे केसेस में ये रैंडम वेरिएबल्स फिट हो जाते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हम जो है इन रैंडम वेरिएबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, हम लोग बात करते हैं अब स्टैटिस्टिकल एवरेजेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की। मीन का दूसरा नाम है और एवरेज वैल्यू।
हो गया सर, चलिए ठीक है, आगे कीजिए। ठीक है, आगे नहीं किया अभी। अच्छा ठीक है, अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो मीन या एवरेज वैल्यू, तो मीन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर ई। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू हो जाता है मीन। मीन को हम म्यू एक्स से डिफाइन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, तो म्यू एक्स, सॉरी, दिस इज इक्वल टू ई एक्स। व्हाट इज ई एक्स? या हम इसको ऐसे कह लें कि ई का मतलब क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं, मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर क्या करता है, इट कैलकुलेट्स द एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग एवरेज वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे दो केसेस हैं, रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या रैंडम वेरिएबल जो है हमारा वो कंटिन्यूअस है। तो पहले हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में देखते हैं। नंबर 1 फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर जो लगाते हैं म्यू एक्स, नाउ दिस इज इक्वल टू हो जाता है एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर ऑफ एक्स, नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ एक्स आई। ठीक है, ये आई के ऊपर समेशन है, डिवाइड बाई समेशन एफ एक्स आई, आई के ऊपर समेशन। ये काम आप लोगों ने किया होगा स्टैटिस्टिक्स जब आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस केस में आप लोगों ने इस तरह से एवरेज निकाला होगा। ठीक है, हम लोग एग्जांपल्स आगे करेंगे। अब आप यहां पर एक अच्छी बात क्या हो जाती है कि जब हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में, व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस समेशन एफ एक्स आई, दिस इज इक्वल टू 1। हम लोग देख चुके हैं भाई। देखो, जो इंटीग्रेशन करता है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए वही समेशन करता है डिस्क्रीट फंक्शन के लिए, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज सिंपली इक्वल टू समेशन ओवर आई एक्स आई एफ एक्स आई। ठीक है, अब यहां पर चलो हम एक एग्जांपल भी ले ही लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले देखा, हम लोगों ने इससे पहले एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखा था। क्या देखा था, -5 पे हमें 0.5 मिल रहा है, यहाँ पे +5 पे 0.5 मिल रहा है, हमें इसका मीन निकालना है। नाउ हाउ विल कैलकुलेट मीन। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और 2 है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं। ठीक है, तो x1 जो है दैट इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 xi इज -5। ठीक है, x1 इज -5 और यहाँ पर इसका पीडीएफ की वैल्यू क्या है, इंटू 0.5 प्लस अगेन यहाँ पर xi की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 2 करे तो इट इज 5 और यहाँ पे पीडीएफ की वैल्यू कितनी है +0.5, तो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग और केसेस देखेंगे। चलो फिलहाल जो है अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो देखो, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक सिंपल केस हम लोग ले लेते हैं, जो अभी हमने लिया है, चलो वही ले लेते हैं। एफ एक्स एक्स कुछ इस तरह से है, ये 0 से 2 पाई के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वैल्यू 1.2 पाई। ठीक है, नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू।
अच्छा पहले एक्सप्रेशन तो लिखा ही नहीं मैंने. म्यू एक्स दिस इज इक्वल टू ई एक्स. नाउ दिस विल बी इक्वल टू समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स. So this is how we calculate the average value. देखो ये तो एक सिंपल तरीका है किसी फंक्शन के एवरेज निकालने का. ये स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा. और यहाँ पे बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स की बात ही कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज ले रहे हैं. तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे एफ एक्स एक्स को आपने कैसे डिफाइन किया था? एफ एक्स एक्स वॉज इक्वल टू 1/2 पाई फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई एंड 0 एल्सवेयर. ठीक है. सो म्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले तो लिमिट्स विल बी चेंज टू 0 to 2 पाई. दिस एक्स अपनी जगह रह जाएगा into what is fxx 1/2 pi. Within these limits the value of fx pdf is 1/2 pi dx. So this will be equal to 1/2 pi. Now this is constant, this will come out of the integral sign. और ये x dx है तो क्या हो जाएगा? x square by 2 हो जाएगा. लिमिट्स हो जाएगा 0 to 2 pi. So this is equal to 1/2 pi into 4 pi square. ऐसे लिखते हैं हम लोग. 2 pi का whole square divided by 2. 2 pi and 2 pi will get cancelled out. This 2 and this 2 will get cancelled out. You will get pi. Obviously बात है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी. देख के ही लग रहा है कि इसके एवरेज वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? पाई पे आ रहा है. ठीक है. तो पहला स्टैटिस्टिकल एवरेज जो हमने लिया वो लिया हमने मीन. मीन के बाद हमारा एक दूसरा स्टैटिस्टिकल एवरेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंट. पहले हम लोग nth मोमेंट्स की बात करते हैं, फिर हम लोग 1 by 1 सारे मोमेंट्स देखेंगे. इसको हम लोग मोमेंट कहिए. अभी हमें एक जनरल केस n क्या है, फिर n की वैल्यू हम लोग फिर 1 2 करके. तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? e x raised to power n, this is called nth moment. ठीक है. तो अब आप इसको कैसे लिखते हैं? e x raised to power n. Now this is simply equal to minus infinity to infinity. अच्छा सॉरी, ये कंटिन्यूअस के लिए बता रहे हैं. चलो पहले इसी के लिए बता देते हैं. x raised to power n fxx dx. ठीक है. फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. अच्छा अगर डिस्क्रीट हो तो कैसे निकालेंगे? समेशन ओवर i xi raised to power n fx xi for discrete random variable. अब हम डिफरेंट केसेस देखते हैं. पहला हम केस देखते हैं n is equal to 1 का. तो n is equal to 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ex हो जाएगा सिंपली xx to power 1. तो दिस इज सिंपली इक्वल टू mu x. तो फर्स्ट मोमेंट इज बेसिकली द एवरेज वैल्यू. तो हम लोग फर्स्ट मोमेंट की बात नहीं करते हैं. जब भी मोमेंट की बात होती है तो हम लोग 1 से ज्यादा वैल्यू लेते हैं. बेसिकली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो n is equal to 2 है. ठीक है. n is equal to 2 जो लेते हैं हम e x square and this gives the average power. आगे हम लोग देखेंगे कि ये एवरेज पावर देता है. देखो एक्स स्क्वायर आप लोग देखे होंगे, वोल्टेज का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है? उसका इंस्टेंटेनियस पावर देता है. आप उसी को आप पे इंटीग्रेट कर लीजिए, उसका एवरेज ले लीजिए तो आपको एवरेज पावर मिल जाता है. यानी कि जब भी एवरेज निकालते हैं हम लोग किसी भी सिग्नल, देखो जो रैंडम वैरिएबल प्रैक्टिकली हमें कहां से आएगा? किसी सिग्नल से आएगा. किसी भी सिग्नल से आएगा. तो जब हम उसका एवरेज वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं? उसका मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं. एंड दिस गिव्स द एवरेज पावर. इसका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है ये कि एवरेज पावर दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं मीन. देखो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर लगा दिया तो मीन तो हो गया. मीन मींस एवरेज, मीन स्क्वायर वैल्यू. तो एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं, इसको सेकंड मोमेंट भी कह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड मोमेंट. तो आप इसको सेकंड मोमेंट कहीं तो ऐसे कह सकते हैं, सेकंड मोमेंट गिव्स द मीन स्क्वायर वैल्यू व्हिच इज एक्चुअली द एवरेज पावर.
और यही हमारे इंपॉर्टेंट है, हम n की वैल्यू फिर 3 4 पे नहीं जाते, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम निकालेंगे कैसे, सिंपली हम ऐसे निकाल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस infinity to infinity एक्स स्क्वायर एफ एक्स dx फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और ये अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर एफ एक्स आई। ठीक है, हमको जो आप बनाती है ना मेरा टेस्ट पेपर, यहाँ का प्रिंट करके हमको देती है, फिर हम उसको बनाते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे निकालते हैं। अब देखो इसमें एक तीसरी कहानी भी है, या एक काम करते हैं कि हम लोग अभी जो दो केसेस देखे, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसके लिए हम लोग मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा था पहला केस, हम लोग लेते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। हमें इसका एस्पेक्ट ये सेकंड मोमेंट लेना है या मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए पहला क्या था, एक्स आई की वैल्यू क्या है -5, एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। चलो एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, समेशन ओवर आई एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर एफ एक्स एक्स आई, ये -5 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0.5 प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0.5, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 25/2 प्लस 25/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 25। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल लिया था 0 से 2 पाई 1/2 पाई। ठीक है, यहां पर हम ये एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 2 पाई एक्स स्क्वायर, आगे क्या होगा बताइए, दिस विल बी 1/2 पाई dx, तो 1/2 पाई को बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा x³ 0 से 2 पाई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 पाई 2 पाई क्यूब बाई 3, तो एक 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो दिस विल बी 4/3 पाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग जो है एक थर्ड चीज देखते हैं, सेंट्रल मोमेंट, और यही तीसरे तरह का स्टैटिस्टिकल एवरेज है। तो सेंट्रल मोमेंट हम ऐसे निकालते हैं, अगर हम एनएस सेंट्रल मोमेंट की बात करें, तो एनएस सेंट्रल मोमेंट हो जाता है ई एक्स माइनस म्यू एक्स रेस्ट टू पावर एन। नाउ दिस इज द एनएस सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग पहला केस देखते हैं n इज इक्वल टू 1 का, तो देखो n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो e, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स माइनस ई म्यू एक्स। नाउ व्हाट इज म्यू एक्स, अब देखो यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, पहले आप ये समझिए, म्यू एक्स इज द मीन, मीन हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम रैंडम वेरिएबल में से उसके x को हम उसके मीन को माइनस करते हैं और फिर हम मोमेंट निकालते हैं, ex माइनस ई म्यू एक्स। नाउ व्हाट इज ex, ex इज सिंपली द मीन माइनस, अब देखो म्यू एक्स इज अ कांस्टेंट, मीन तो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, तो किसी भी कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है, दैट कांस्टेंट इटसेल्फ, तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 1, जब हम सेंट्रल मोमेंट निकालते हैं तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हैज नो सिग्निफिकेंस, दैट विल बी ऑलवेज 0।
ठीक है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो n इज इक्वल टू 2 है। n इज इक्वल टू 2 को हम ऐसे लिखते हैं x माइनस म्यू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाता है, अगर हम ऐसे देखें तो डिस्क्रीट और रैंडम के केस में देखें तो समेशन i एक्स आई माइनस म्यू एक्स का स्क्वायर एफ एक्स एक्स आई, और अगर इसी को हम कंटिन्यूअस में देखें तो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स आई, और सॉरी एक्स आई क्यों करेंगे, एफ एक्स एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि डिफरेंस का फिर हम स्क्वायर ले रहे हैं, कि मीन से कितना दूरी जा रही है उसका हम स्क्वायर ले रहे हैं। देखिए अब दोनों फंक्शन को आप ऐसे समझ जाइए कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है और ये उसका मीन है। सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, लेफ्ट से 0 से लेके कहीं तक भी जा रहा है, लेफ्ट से ए तक जा रहा है, ये इसका मीन आ रहा है। तो अगर आप इस मीन से इसकी वैल्यू को माइनस कीजिएगा, इसको माइनस इधर से कीजिएगा, अगर इफ x इज ग्रेटर देन म्यू एक्स तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और अगर x जो है म्यू एक्स से छोटा है तो इसका डिफरेंस निगेटिव आ जाएगा। तो भाई ये चूंकि ये मीन है तो भाई जितना आप पॉजिटिव के साइड जाइएगा उतना ही निगेटिव के साइड जाइएगा, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है जब फर्स्ट मोमेंट की बात आएगी वो 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, तो इससे मतलब हो जाएगा सिर्फ दोनों की डिफरेंस का। तो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि आप यहाँ पे बेसिकली निकालना क्या चाह रहे हैं कि इसके मीन पोजीशन से वेरिएशन कितना हो रहा है, मतलब ये जो हमारा रैंडम वैल्यूज का जो पीडीएफ है या जो फंक्शन है वो अपने मीन पोजीशन से कितना वेरी करता है। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो इसका मतलब है कि अपनी मीन पोजीशन से उतना ज्यादा वेरी करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक फंक्शन हमने ऐसे लिया और ठीक है, और मान लो मीन दोनों का हम सेम लेते हैं लेकिन दूसरा फंक्शन इस तरह से लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लो ए यहाँ पे 0 यहाँ पे है। अब आप बताइए, देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन का ये सेकंड सेंट्रल मोमेंट जो है ज्यादा होगा। देख के बताइए, ये मान लो फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। फर्स्ट वाला का सर, फर्स्ट वाले का देख के बता सकते हैं आप, मैथमेटिकली जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्यों, तो फिर ये मैथमेटिकली कैलकुलेट कीजिएगा, मैथमेटिकली कैलकुलेट कीजिएगा तो इसके लिए जो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो ज्यादा होगी, फर्स्ट फंक्शन के लिए, सेकंड के लिए कम होगी। तो मैथमेटिकल रिजल्ट देख के भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है अपने मीन पोजीशन से ज्यादा फैल रहा है, ज्यादा दूर जा रहा है, और ये जो है मीन पोजीशन से कम फैल रहा है। ठीक है, इसका एक टेक्निकल टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस आप लोग पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स में, और इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वेरिएंस? यस सर, नाम सुने हैं। नाम सुने? अरे भाई Yes. आप लोगों ने स्कूल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है? हाँ पढ़े होंगे, वेरिएंस भी पढ़े पढ़े हैं। होंगे। आप डेविएशन भी पढ़े हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। यस, ठीक है ना, तो अब चूंकि स्क्वायर रूट वेरिएंस निकाल लिया, फिर स्क्वायर रूट निकालने तो दिस विल बी पॉजिटिव। अगर नहीं तो अगर हम डायरेक्टली अगर निकाल रहे होते फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट निकालते, देखो सेंट्रल मोमेंट का मतलब ही होता है कि अराउंड द सेंटर, यानी कि अराउंड द मीन। ये जब भी होगा मीन के अराउंड होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक आध बार पूछ लेता है। कि प्योरली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तब तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जा सकता है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग इन जनरल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग 3 चीजें कैलकुलेट करते हैं, मीन निकालते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, और वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, इस तीनों का हम फिजिकल मीनिंग आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आप इसका मैथमेटिकली समझ जाइए। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं आपको, कि आपको क्या मिला कि सिग्मा एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स इंटू एक्स प्लस म्यू एक्स स्क्वायर। हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 म्यू एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस 2 म्यू एक्स तो बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा सिंपली, और म्यू एक्स स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है इसका एक्सपेक्टेशन लगाइएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा।
मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मैथमेटिक्स में ये एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से मैथ्स 1 या मैथ्स 2 में, कहीं पे फर्स्ट ईयर में है ये सिलेबस में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यस सर, सिलेबस में था सर। अच्छा, मतलब पढ़ा नहीं है। पढ़ाया नहीं गया था सर, तो पढ़ा नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लेना मैथमेटिक्स में भी, नहीं तो समझ में जितना बार हम बता रहे उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो ई एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स ई एक्स प्लस म्यू एक्स स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ये भी म्यू एक्स हो जाता है, तो माइनस 2 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाता है ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको कई बार ऐसा है कि पहले एक आध बार गेट में पूछा है मैम आपने बहुत पहले कि बताइए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो माइनस ये हो जाएगा, देखो ये तो ई एक्स हो जाता है, मीन की वैल्यू, मीन का मतलब ई एक्स हो जाता है, इसको ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस वे और दैट वे, हम तो जैसे चाहे लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसमें से पूछ देता था, बड़ा पेटेंट क्वेश्चन था पब्लिक सेक्टर वगैरह में भी, इनमें से बताइए कौन सा रिलेशन सही है, मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन और वेरिएंस के बीच का रिलेशन कौन सा सही है। ठीक है, तो ये रिलेशन सही है, हम लोगों ने निकाल लिया कि वेरिएंस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू। ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए आप लोग, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मीन स्क्वायर वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो ये तो बता दिया हमने टोटल एवरेज पावर, राइट। अच्छा, जब मीन वैल्यू की बात हम करते हैं तो मीन वैल्यू, किसी भी सिग्नल का मीन वैल्यू क्या बताता है, उसका डीसी वैल्यू बताता है, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए आप, हाँ, Average value. एवरेज Yes, sir. वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होता है, उसका डीसी वैल्यू होता है। चलिए हम लोग Yes. यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा आप फूरियर ट्रांसफॉर्म पे चले जाइए। फूरियर ट्रांसफॉर्म में जीएफ क्या हो जाता था बोलो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी, यही था ना फूरियर ट्रांसफॉर्म। एंड व्हाट वाज जी जीरो, एफ को जीरो कर दो तो सिंपली माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी टी टी टी। ये क्या बताता था, ये एवरेज वैल्यू बता रहा था। और एफ इज इक्वल टू जीरो क्या बताता है, एफ इज इक्वल टू जीरो कॉरस्पॉन्ड्स टू डीसी वैल्यू। ये टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, एवरेज वैल्यू बताता है ना, यस सर। ठीक है ना। तो जी जीरो क्या बताता था, एफ इज इक्वल टू जीरो मीन्स द डीसी वैल्यू, तो ये डीसी वैल्यू बताता है। तो जो मीन बताता है, देखिए ये जो एफ इज इक्वल टू जीरो मीन्स डीसी वैल्यू, तो जो डीसी वैल्यू क्या होता है, डीसी वैल्यू इज बेसिकली द एवरेज वैल्यू। कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल है, प्योर साइनोसॉइडल है, इसका डीसी वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो होता है ना। क्यों जीरो होता है, क्योंकि इसका जितना पॉजिटिव होता है निगेटिव, इसका एवरेज वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो रहा है, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, या फिर आप लोगों ने फूरियर सीरीज निकाला होगा, फूरियर सीरीज में ए नॉट कैसे निकालते थे आप, 1 अपॉन टी, 0 टू टी, ये ना था, जी टी नॉट टी डी टी, ऐसे निकालते थे। या फिर माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू ऐसे लेते थे आप। तो ये आप क्या निकाल रहे होते थे, एवरेज वैल्यू, और ए नॉट क्या होता था, डीसी वैल्यू ऑफ द सिग्नल होता था। समझ में आ रही बात। तो जो ई एक्स Yes, sir. होता है वो होता है डीसी वैल्यू, तो ई एक्स का स्क्वायर क्या हो जाता है, डीसी पावर नहीं हो जाएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। भाई जो डीसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा आपको, ये सर पावर मिलेगा। डीसी पावर मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो टोटल एवरेज पावर में से डीसी पावर को माइनस कर दो तो आपको क्या मिलता है, एसी पावर मिल जाएगा। यस भाई सर। कोई भी सिग्नल है, या आप लोगों ने फूरियर सीरीज में पढ़ा होगा कि कोई भी सिग्नल है उसके अंदर कुछ डीसी कंपोनेंट है, कुछ एसी कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर कुछ डीसी और कुछ एसी कंपोनेंट है तो टोटल पी एवरेज जो हम निकालते हैं दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डीसी पावर प्लस एसी पावर। अरे भाई आप लोग ने यहाँ भी पढ़ा होगा, जब रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो एसी पावर क्या हो जाता है, उसके रिपल्स का पावर क्या हो जाता है, एसी पावर हो जाता है। और जो डीसी पावर क्या हो जाता है, गामा नॉट का स्क्वायर जो हम लोग लेते हैं।
जो हम लोग जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, रेक्टिफायर पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो रेक्टिफायर Yes, sir. के आउटपुट पे क्या होता है? हमें इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है ना? यहाँ पे रेक्टिफायर का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है? दिस गिव्स यू द डीसी कंपोनेंट, और ये पूरा क्या देता है? ये रिपल्स देता है। रिपल्स क्या होता है? एसी कंपोनेंट होता है। तो डीसी पावर प्लस एसी पावर दोनों आपको टोटल पावर निकाल देता है। तो हम लोग रिपल पावर कैसे निकालते हैं? याद कीजिए, रिपल पावर कैसे निकालते थे? हम टोटल पावर माइनस डीसी पावर कर देते थे, रिपल पावर मिल जाता था। उसका स्क्वायर रूट निकाल देते थे तो रिपल का आरएमएस वैल्यू मिल जाता था। अब आप लोग सब कुछ भूल गए हैं, अब क्या करें? नहीं सही सही है सर। ठीक है याद ना, आ गया। याद आ गया सर। चलो, तो जो चीजें, मेरे कहने का मतलब यही कि जो चीजें आप पढ़ चुके हैं वही सारी बातें हैं, सिर्फ एक अलग एंगल से हम लोग देख रहे हैं, अलग एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके देख रहे हैं। ये समझ में आ गया कि देखो यही 3 स्टैटिस्टिकल एवरेज हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोग जो देखेंगे आके रैंडम सिग्नल्स को, तो ज्यादातर जो रैंडम सिग्नल्स जो हम इनकाउंटर करेंगे वो ज्यादातर नॉइज होगा। नॉइज इज अ रैंडम सिग्नल, ठीक है? तो नॉइज के अंदर हमें जो है 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि भाई नॉइज का टोटल एवरेज पावर क्या है? टोटल पावर, एवरेज पावर, टोटल पावर का मतलब ही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज पावर, और उसका डीसी पावर क्या है और उसका एसी पावर। तो डीसी पावर निकालने के लिए हमें जो है उसकी मीन की जरूरत पड़ती है, एवरेज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपका EX 0 होता है। तो इफ EX 0, कहाँ लिखे? चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो चलो इसे दोबारा लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू EX स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो इफ म्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर म्यू एक्स 0 है देन वेरिएंस इज इक्वल टू EX स्क्वायर। ये क्या है? ये वेरिएंस है, मतलब जो टोटल पावर होगा वो सिंपली एसी पावर के बराबर हो जाएगा। तो वेरिएंस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है? तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हो गए। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हो गए? एक मीन हो गया, म्यू एक्स इक्वल टू EX, ठीक है? दूसरा हो गया मीन स्क्वायर वैल्यू हो गए, जिसको सेकंड मोमेंट भी कहते हैं, ठीक है? विच बेसिकली गिव्स द एवरेज पावर, दिस गिव्स द डीसी वैल्यू। डीसी पावर नहीं दे रहा, वैल्यू दे रहा है, स्क्वायर करेंगे म्यू एक्स का तब पावर देगा। तीसरा हो जाता है वेरिएंस, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो दिस इज EX स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर। इन तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है? तो अब आप जो है कीजिए क्या, 1.5 घंटा हो गया ना क्लास को, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओ अच्छा, चलो यही बता रहा है कि और स्लाइड्स ले लें। तो हमने जो 2 क्वेश्चंस देखे थे, हमने जो 2 क्वेश्चंस देखे हैं, उन 2 क्वेश्चंस के लिए आप लोग ये तीनों वैल्यू निकालिए। तो देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट निकाल ही लिया था। जो पहला क्वेश्चन जो था हमारा टॉसिंग ऑफ ए कॉइन का, जिसका एफएक्स ऐसा था, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का केस हमने लिया था। ठीक है, यहाँ पे म्यू एक्स क्या था हमारा? 0 था। EX स्क्वायर कितना निकाला था बोलो? नहीं निकाला था कि निकाल लिया था? 25 था ना, क्या था? 25 था सर। 25 था सर। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? 25 माइनस 0 दैट्स इक्वल टू 25। सही है? यस सर। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि मान लिया जाए
एक सिग्नल है, एक स्क्वायर वेव फॉर्म है जो हाफ साइकिल के लिए +5 वोल्ट है और दूसरे हाफ साइकिल के लिए -5 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज हैं, आपको या तो +5 मिल रहा है या -5 मिल रहा है। अब इस सिग्नल का मीन वैल्यू क्या है, डीसी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज पावर, भाई बताइए, 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। और एसी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके अंदर चूंकि डीसी कंपोनेंट 0, एसी वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है सिर्फ दो ही वैल्यूज मिल रही है, +5 और -5। दूसरा एग्जांपल जो लिया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल का लिया था हमने इस तरह से। देखो इसके लिए भी सब चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। म्यू एक्स कितना आया था, पाई, 4 पाई स्क्वायर बाई 3। एक्स स्क्वायर कितना आया था, 4 पाई स्क्वायर बाई 3। आप वेरिएंस निकाल सकते हैं इसके लिए, क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई का स्क्वायर, सही है, पे सर पाई स्क्वायर बाई 3, इक्वल टू, पाई स्क्वायर बाई 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक टॉपिक मैंने कहा था कि ये तुम्हें बाद में बताएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस पे डिपेंड करता है, वो है गॉसियन रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि इसका म्यू एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर ये दिया रहता है, ये डिफाइंड होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो हम पीडीएफ लेते हैं, इसके पीडीएफ को हम डिस्क्राइब ही करते हैं 1/√2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इट इज डिफाइंड लाइक दिस। तो इसका एक मीन और मतलब देखो इसका जो पीडीएफ होता है, आप पीडीएफ से डायरेक्टली आप इसके मीन और वेरिएंस को निकाल सकते हैं। अब बाकी इसको आप कैलकुलेट जैसे हमने निकाला वैसे कैलकुलेट करके देखिए, आपको इसका मीन निकालिएगा, यू विल गेट म्यू एक्स, और फिर आप सिग्मा एक्स स्क्वायर वेरिएंस निकालिएगा, तो आप इसी तरह से निकालिएगा। ठीक है, तो उतना इंटीग्रेशन हम नहीं करने जा रहे, इसलिए जो गॉसियन फंक्शन है इसको हम सिंपली n से ऐसे डिनोट करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल म्यू एक्स sigma x square. For example, if mu x is equal to 0 और sigma x square is equal to let's say 1, तो this imply इसको हम लोग n 0 1 ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको अगर आप प्लॉट कीजिएगा, मान लीजिए कि ये mu x है, ठीक है, प्लॉट कीजिएगा तो ये सिंपली इट विल बी प्लॉटेड लाइक दिस। तो इट हैज अ पीक वैल्यू एट x इज इक्वल टू म्यू, और x इज इक्वल टू म्यू पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल पार्ट 1 हो जाएगा, और इसकी जो पीक वैल्यू होती है √2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रैंडम ये गॉसियन रैंडम वैल्यू जिसको बहुत ज्यादा इनकाउंटर करते हैं वो है व्हेन mu x इज इक्वल टू 0। अगर mu x इज इक्वल टू 0 है तो fx क्या हो जाएगा, इसे सिंपली इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा एक्स स्क्वायर e raised to power minus x square upon 2 sigma x square। ठीक है, अच्छा ये वाला केस अगर हम देखें जहां पे कि म्यू एक्स म्यू 0 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 1 है, तो एफ एक्स कैसे लिखेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, 1/√2 पाई e raised to power minus x square by 2। ये बहुत ही फेमस है, इसको हम बहुत बार देखिएगा मैथमेटिकल की सबसे सिंपल केस यही मिल जाता है हमें। तो x इसको आप प्लॉट कीजिएगा इस तरीके से, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे से जाएगा ऐसे और ये ऐसे जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज 1/√2 पाई। आप लोगों ने गॉसियन फंक्शन पढ़ा होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। गॉसियन फंक्शन जो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन, और इसके इंपॉर्टेंस ये है गॉसियन फंक्शन की
कि जो गॉसियन फंक्शन आप टाइम डोमेन में गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लीजिएगा तो अगेन यू विल गेट अ गॉसियन फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो सेम रह जाता है टाइम डोमेन में भी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी। और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब हम लोग सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि क्यों हम लोग गॉसियन रैंडम वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर रैंडम प्रोसेस पे अभी नहीं जाएंगे। देखो रैंडम वेरिएबल्स पे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है। और इसके अलावा कुछ एक रैंडम वेरिएबल्स और हैं, जैसे मैंने कहा रेली रैंडम वेरिएबल है, एक ट्रायंगुलर शेप में भी हम ले सकते हैं, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है। तो ये सारे फंक्शंस हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा कि वो जो 3 फंक्शंस रह गए हैं, ट्रायंगुलर, एक्सपोनेंशियल और रेली, इन तीनों को हम देखेंगे। और उसके बाद गेट के क्वेश्चंस करेंगे रैंडम वेरिएबल के। उसके बाद रैंडम वेरिएबल में आगे जाएंगे हम लोग सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पे। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में तो ये 3 टॉपिक के बाद गेट के क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे तो बस स्टैटिस्टिकल एवरेजेस तक, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल को कहीं पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही तक पढ़े होंगे जहां तक मैंने अभी पढ़ाया है। आगे सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स वगैरह आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। बताइए, अभी तो पहले अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं।